नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 16 जनवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। लेकिन आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि अपने पहले अटेम्प्ट में ही आप इस एग्जाम को क्रैक करें, तो इस एग्जाम को लेकर के आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी समझ क्या होनी चाहिए, कैसे आपको अपना प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए, इसको लेकर के आपके मन में जो भी दुविधाएं हैं उसको दूर करने का प्रयास हमारे द्वारा 1-to-1 काउंसलिंग के द्वारा किया जा रहा है। और आप भी इस काउंसलिंग सेशन का फायदा उठा सकते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म दिया गया है आपको उसको फिल करना है और उसको फिल करने के बाद हमारे द्वारा आपको 1-to-1 काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आप अपने एग्जाम से जुड़े हुए सारे जो सवाल हैं उसके हल जो है जान सकते हैं। तो इस सूचना को आप लोग ध्यानपूर्वक ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए अब देख लेते हैं आज के प्रश्नों को और यहां पर देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यहां पर बात हो रही है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं एक एक करके सारे स्टेटमेंट को। यहां पर जो पहला कथन है वो क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय स्तर पर वर्तमान सीपीआई बास्केट में 299 आइटम्स शामिल हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम यहां पर बात कर रहे हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को समझाने का प्रयास किया गया है। आप सभी जानते हैं जब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, तो जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से क्या करता है, मूल्यों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको मापने का प्रयास करता है। और जब आप इन्फ्लेशन को मापने का प्रयास करते हैं तो यहां पर आपके पास एक बास्केट होना चाहिए जिसमें कि अलग अलग तरह के आइटम होने चाहिए। और अगर अभी देखा जाए तो जो बास्केट है सीपीआई को मेजर करने के लिए उसमें अलग अलग तरह के 299 आइटम्स क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे स्टेटमेंट को। और दूसरा स्टेटमेंट है सूचकांकों की वर्तमान श्रृंखला के लिए आधार वर्ष 2012 है। तो आप सभी को पता होगा कि जब हम कंपेयर करते हैं कि कितना मूल्यों में बढ़ोतरी हुआ तो उसके लिए हमारे पास एक बेस ईयर होना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मापते समय जो बेस ईयर लिया जाता है वो 2012 लिया जाता है, यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है कि सीपीआई के 6 प्रमुख घटक हैं और यहां पर घटकों के नाम दिए गए हैं, जैसे खाद्य और पेय पदार्थ पहला घटक, दूसरा हो गया पान तंबाकू और नशीले पदार्थ, तीसरा है कपड़े और जूते, चौथा है आवास, पांचवा है ईंधन और प्रकाश, छठा है विविध जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसी सेवाएं हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेजर करते हैं, मापते हैं, तो यहां पर जो आइटम्स रखे गए हैं 299 उनको जो है 6 प्रमुख घटकों में क्या किया गया है, बांटा गया है। और अगर हम 6 प्रमुख घटकों को देखते हैं तो यहां पर जो पहला घटक है वो क्या है, फूड एंड बेवरेज यानी कि भोजन और पेय पदार्थ। दूसरा घटक है पान टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स यानी कि पान तंबाकू और नशीले पदार्थ। तीसरा है कपड़े और जूते यानी कि क्लॉथिंग एंड फुटवेयर। चौथा है हाउसिंग यानी कि आवास। पांचवा है फ्यूल एंड लाइट यानी कि ईंधन और प्रकाश। और छठा है मिसलेनियस आइटम जिसमें कि शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसी सेवाएं आती हैं। और इसके आधार पर भी देखा जाए तो यहां पर जो आपका तीसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं फोर्थ स्टेटमेंट को। फोर्थ स्टेटमेंट है कि सीपीआई के मुख्य घटकों में से सबसे अधिक महत्व आवास को दिया गया है। तो जो वेटेज दिया जाता है अलग अलग, उसमें यह कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा वेटेज इन 6 घटकों में से सबसे ज्यादा किसको दिया गया है, आवास को। आपको ध्यान में रखना है कि जो 6 घटकों की हमने चर्चा की उसमें से सबसे ज्यादा जो वेटेज है वह खाद्य पदार्थों को दिया जाता है, जिसका कि कुल वेटेज जो है वो लगभग 45% के आसपास है। यानी कि यहां पर जो सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया गया है, खाद्य पदार्थों को। और दूसरा सबसे बड़ा घटक है वो है विविध सेवा यानी कि मिसलेनियस सर्विसेज।
तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है वो हो जाता है गलत। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर कोई स्टेटमेंट सही हुआ है तो उसके पीछे का रीजन क्या है ये आपको समझना होगा। अगर कोई स्टेटमेंट गलत हुआ है तो उसके पीछे का रीजन क्या है ये आपको समझना होगा। अगर आप इन सभी चीजों को समझते चलते हैं तो अगर आप प्री का एग्जाम भी दे रहे हैं तो वहां पर भी इतने सूक्ष्म तरीके से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको काफी मदद मिलती है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर केवल 3 कथन ही सही है। तो इस न्यूज को आपको जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अच्छे तरीके से डिटेल वे में समझाने का प्रयास किया गया है। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो देख लेते हैं सारे स्टेटमेंट को। यहां पर जो पहला कथन है वो क्या है, जिनेवा विश्वविद्यालय में व्यवसाय नीति के जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने 1971 में WEF की स्थापना की, जिसे मूल रूप से यूरोपीय प्रबंधन फोरम के रूप में जाना जाता था। तो यहां पर बात हो रही कि आखिर किसके द्वारा विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है गठन किया गया। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जिसमें दावोस में जो समिट हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। और यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि इसकी गठन क्या हुआ, उसका काम क्या है। तो अगर हम इसके गठन के बारे में देखें तो इसका गठन जो है जर्मन प्रोफेसर क्लास श्वाब ने किया था। और जर्मन प्रोफेसर जो क्लास श्वाब थे उन्होंने 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की थी। अगर हम इनके बारे में डिटेल से देखें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो क्लास श्वाब थे वो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया था। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जो जॉन एफ कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट है वहां से उन्होंने जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री ली। इसके बाद 1972 से लेकर के 2003 तक जो क्लास श्वाब है उन्होंने जिनेवा विश्वविद्यालय में व्यवसाय नीति यानी कि बिजनेस पॉलिसी के वो क्या थे, प्रोफेसर थे। तो ये सारी जानकारी जो यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर यही बताया गया है कि जो गठन हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो गठन के समय इसका जो मूल नाम था वो क्या था, यूरोपीय प्रबंधन फोरम यानी कि यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। और इसके आधार पर अगर देखा जाए इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे स्टेटमेंट को। दूसरा स्टेटमेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हितधारक पूंजीवाद यानी कि स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म की अवधारणा पेश की। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको समझना होगा कि आखिर यह हितधारक पूंजीवाद क्या है। अगर हम इस पूरे न्यूज को पढ़ते हैं तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो क्लास श्वाब थे उन्होंने जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की तो उन्होंने जो है यहाँ पर हितधारक पूंजीवाद यानी कि स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म की अवधारणा को पेश किया। अब यह अवधारणा क्या है इसको भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। ये जो अवधारणा इसे हम बोल रहे हैं हितधारक पूंजीवाद, इसका मानना है कि कंपनियों को केवल जो है अपने जो शेयर धारक हैं उनके फायदे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनके हित के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अगर कंपनियों को दीर्घकालिक वे में अगर उन्हें लॉन्ग टर्म में अपने प्रॉफिट को बनाए रखना है, आगे बढ़ना है, इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा रखना है, तो यहां पर उन्हें जो है जितने भी स्टेक होल्डर्स यानी कि हित धारक है उनके हितों के बारे में सोचना पड़ेगा। अब यहां पर स्टेक होल्डर्स कौन है, यहां पर यह कहा गया कि कंपनी के शेयर धारक तो स्टॉक होल्डर हैं ही, लेकिन इसके अलावा जो मालिक हैं, जो कर्मचारी हैं, जो विक्रेता हैं, जो आपके ग्राहक हैं, और बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो आम जनता जो है यहां पर क्या है, स्टेक होल्डर्स है। और यहां पर इसी को कहा गया क्या, हितधारक पूंजीवाद। यानी कि यहां पर यह साफ साफ कहा गया कि अगर हमें शॉर्ट टर्म गोल को छोड़ करके अगर हम लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो यहां पर जो है हमें जो कंपनियां हैं उन्हें जो है शेयर धारकों के बारे में तो सोचना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य हितधारक है, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बारे में भी सोचना होगा। और जिसमें जो है कर्मचारी, विक्रेता, ग्राहक के साथ साथ जो आम जनता है वो भी शामिल है। उनके बारे में भी आपको क्या करना चाहिए, उनके हितों को ध्यान में रख करके उनके बारे में भी नीतियां बनानी चाहिए, उनके हितों को भी रक्षा करनी चाहिए, उनको भी बढ़ावा देने का काम करना चाहिए। और इसे ही कहा गया हितधारक पूंजीवाद।
अब इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझना होगा कि ये स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म है क्या, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दूसरा कथन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जैसे वैश्विक रैंकिंग और सूचकांक प्रकाशित करता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि आखिर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो किस तरह के जो है सूचकांक और जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित करता है। इसमें मैंने कुछ नाम दे दिए हैं, जैसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ग्लोबल कंपेटिटिव रिपोर्ट यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, तीसरा क्या है ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, चौथा क्या है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, पांचवा है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और छठा है आपका वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट। तो इस तरह के रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो सेकेंड रिपोर्ट है उसका नाम तो लिखा गया है यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की, तो ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज नहीं किया जाता, यानी कि इसके वजह से है अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका जो तीसरा कथन है वो गलत हो जाता है। यानी कि यहां पर दो कथन सही है और तीसरा कथन क्या है गलत है। इसके आधार पर देखा जाए तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर सिर्फ दो कथन क्या है सही है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, उसका मुख्य आधार क्या है, उसका जो नीति क्या है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। इसके अलावा जो उसके द्वारा प्रमुख रिपोर्ट निकाले जाते हैं उसको भी आपको ध्यानपूर्वक ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है बहुआयामी गरीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं तीनों कथनों को। यहां पर जो पहला कथन है वो ये है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि एमपीआई जो 3 व्यापक आयामों अर्थात स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के अंतर्गत शामिल गरीबी के बाहर विभिन्न संकेतकों पर विचार करता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, तो यहाँ पर यह कहा गया है कि वो 3 आयामों जिसमें कहा गया है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन, और उसके अंतर्गत आने वाले 12 विभिन्न संकेतकों के आधार पर क्या किया जाता है तय किया जाता है। तो अगर हम देखें भारत में, अच्छा इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस में आया है, द हिंदू में भी आया है, तो दोनों पेपरों में जो है इसको लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से न्यूज़ यहाँ पर आए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि भारत में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट है वो 2013-14 में 29.17% था, जो घटकर कितना हो गया है 11.28%। खैर यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस तरीके से हमारे देश में जो मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी मापी जाती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसके 3 घटक हैं, और 3 घटक कौन कौन से हैं हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन 3 घटकों में अगर देखा जाए तो तीनों का वेटेज जो है क्या है समान है 1/3, 1/3, 1/3, लेकिन इन 3 घटकों में कुल मिलाकर के टोटल 12 और क्या है उपघटक हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हेल्थ में 3 उपघटक हैं, एजुकेशन में 2 उपघटक हैं, और इसके अलावा जो आप देखोगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो है 1 2 3 4 5 6 7 जो है क्या है उपघटक हैं। टोटल कितने हो गए 12 उपघटक, जिसकी चर्चा वहां पर स्टेटमेंट 1 में की जा रही है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आखिर कौन कौन से डायमेंशन हैं और कितने इन डायमेंशंस में कितने इंडिकेटर हैं और किसका कितना वेटेज है। यहां से एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ करके आपको परेशान किया जा सकता है। खैर यहां पर देखा जाए तो उस आधार पर जो पहला कथन है वो क्या है पूरी तरीके से सही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर और 12 विभिन्न संकेतक। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है एमपीआई अभाव का आकलन करने के लिए केवल आय के स्तर पर निर्भर रहने के बजाय गरीबी को अधिक समग्र तरीके से मापने का प्रयास करता है। तो बिल्कुल जब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी की, तो मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी में सिर्फ आय को नहीं देखा जाता, बल्कि हमने क्या देखा कि हम देख रहे हैं स्वास्थ्य को, शिक्षा को, जीवन स्तर को, और उसमें भी आपने देखा होगा कि 12 ऐसे क्या हैं इंडिकेटर्स हैं जिसके आधार पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तैयार किया जाता है।
तो बिल्कुल यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी क्या है, आपका सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है 2005-6 में भारत की कुल जनसंख्या में एमपीआई गरीबी की हिस्सेदारी 50% से अधिक थी। अगर यहाँ पर आप डेटा देखते हैं तो आप देखिएगा 2005-6 में कहा जाता है कि भारत के पॉपुलेशन में 55.36% जो जनता है, पॉपुलेशन है, वो क्या थी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंतर्गत आती थी, जो घट करके 22-23 में कितना कहा जा रहा है, 11.28 हो गया है। तो अगर इसके आधार पर भी देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन क्या है, पूरी तरीके से सही है, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सभी तीन कथन क्या हैं, सही हैं। तो क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ये न्यूज आया है कि इंडियाज मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी रेट डाउन टू 11.28% इन 2012-13, इसको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कंपेरिजन यहाँ पर दे दिया गया है किस तरीके से भारत में जो मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी वो धीरे धीरे क्या हुआ, कम हुआ है, और अभी कहा जा रहा है 11.28% क्या है, पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं, जो डायमेंशंस हैं, जो वेटेज हैं, उसको भी आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र लिथियम त्रिकोण का हिस्सा नहीं है। और यहाँ पर आपको 4 राष्ट्रों के नाम दिए गए हैं, चिली, परागुआ, बोल्विया और अर्जेंटीना। तो यहाँ पर बात हो रही है लिथियम त्रिकोण की, यानी कि ऐसे देश जहां पर लिथियम जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के पीआईबी में आया है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत ने जो है लिथियम को निकालने के लिए अर्जेंटीना के साथ क्या किया है, एक समझौता किया है। खैर, इस न्यूज को आप जरूर देखिएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं लिथियम ट्रायंगल की, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 3 देश, जिसमें चिली है, बोल्विया है और अर्जेंटीना, इन्हें जो है कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल, यानी कि ये 3 ऐसे देश है जहां पर लिथियम की जो मात्रा है, जो मिलने की जो मात्रा है, वो क्या है, काफी ज्यादा है। तो इन्हीं देशों को नाम दिया गया क्या, लिथियम ट्रायंगल का। कौन कौन से देश हैं, चिली, बोल्विया और अर्जेंटीना। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर चिली है, बोल्विया, अर्जेंटीना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है, पराग्वा, वो जो है लिथियम त्रिकोण में शामिल नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, पराग्वा। तो इस न्यूज को भी आप लोग देखेंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, जो कि 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। और यहां पर आपको 5 देशों के नाम दिए गए हैं, डेनमार्क, जापान, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन आर्कटिक परिषद के सदस्य हैं, आर्कटिक परिषद के सदस्य हैं। अब अगर हम बात करते हैं आर्कटिक परिषद की, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि इसमें कौन कौन से देश हैं, यूएसए, यहां पर जो है कनाडा और डेनमार्क, इसके अलावा आप देखोगे रसिया है, और यहां पर जो और भी सारे देश, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये सारी चीजें। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है, एक क्या है, डेनमार्क, तीसरा क्या नाम दिया गया है, रूस का, और जो 5वें नंबर पर है कौन है, यूएसए। ये जो है क्या है, आर्कटिक परिषद के सदस्य हैं। ना तो जापान इसका क्या है, सदस्य है, और ना ही यूके क्या है, इसका सदस्य है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 5। तो थोड़ा सा जो आर्कटिक परिषद जैसे और भी जो बड़े बड़े जो बॉडीज हैं, इंटरनेशनल बॉडीज हैं, वहां से भी काफी आसान क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी। इस क्वेश्चन से ये पता चल रहा है, तो थोड़ा उनको भी आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। आर्कटिक परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको रिवाइज करना जरूर चाहिए। आइए अब आज के तथ्य को देख लेते हैं। और आज का तथ्य है विमानन पर कोहरे का प्रभाव। तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई जो राज्य हैं और जो सिटीज हैं, वो घने कोहरे की चपेट में हैं, और इसके कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर केओस देखने को मिला। काफ़ी सारा जो फ्लाइट है उसको डिले किया गया, काफ़ी सारे फ्लाइट कैंसिल हुए और यात्रियों को काफ़ी सारा असुविधा हुआ। और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है कि एविएशन सेक्टर पर जो है कोहरे का क्या प्रभाव पड़ता है। तो साल दर साल हम लोग देखते आए हैं कि एविएशन सेक्टर पर कोहरे का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। काफ़ी सारे फ्लाइटें कैंसिल होती हैं, जो विमान कंपनियां हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन जोखिम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि घने कोहरे में लैंडिंग
और टेक ऑफ दोनों क्या हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। और उसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया, कहा गया है कि घने कोहरे के बीच में जो रनवे, जिस खास प्रकार के रनवे का हम लोग प्रयोग करते हैं उतरने के लिए या फिर टेक ऑफ के लिए, कहीं ना कहीं उन 2 रनवे में से जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें 2 रनवे पर ऐसी सुविधाएं हैं, उसमें से एक रनवे पर काम हो रहा था जिसके कारण वो चालू नहीं था, जिस कारण और जो स्थिति है वो क्या हुई है, भयावह हुई है। इसके अलावा भी एक बार कुछ डिले होता है तो उसके पीछे पीछे बाकी सारे जो सर्विसेज हैं वो भी डिले हो जाते हैं। इस तरह की चर्चा यहाँ पर किया गया है। तो फॉग का जो एविएशन सेक्टर पर असर पड़ रहा है उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया, जिसको कि आप लोग कुछ टाइम देकर के क्या कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं, तो उसको आप जरूर रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, अपने कमेंट हमें दें, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन्हें वो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी प्रोग्राम आप पे लाए जाते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले सत्र में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।